हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे एक नया और एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है रिलेशंस। क्लास 12 की मैथमेटिक्स का पहला ही चैप्टर होता है, राइट। तो रिलेशंस में काफ़ी बच्चों को काफ़ी परेशानी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी बनी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि इस लेक्चर को अच्छे से शूट किया जाए, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन के अंदर अगर बात करें बच्चों की रिलेशन जो आप डेली लाइफ में कई तरीके की चीज़ों के बीच में आप कनेक्टिविटी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो वही कनेक्टिविटी को ही हम एक रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आपका पेरेंट्स के साथ आपका जो रिलेशन है, ठीक है ना। पिताजी हैं तो आपका पिताजी के साथ रिलेशन हो गया, माताजी हैं तो माताजी का एक रिलेशन हो गया। घर में भाई होते हैं, बहन होती हैं, चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा 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 वगैरह, बुआ वगैरह जो भी हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की अगर हमारी कनेक्टिविटी जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में या किसी कैंडिडेट के बीच में कनेक्टिविटी होती है उन्हीं को हम रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो यूज़ द सेंटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए कोई सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ को हम रिलेशन बोल सकते हैं, राइट। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन आवर डेली लाइफ द अदर ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशनशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। एक रिलेशनशिप अगर हम स्थापित कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमारा कनेक्टिविटी होती है उसे ही हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं रिलेशन के तौर पे, राइट। अब कनेक्टिविटी बेटा दो लोगों के, दो दोस्तों के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। दो बहनों के बीच में कनेक्टिविटी होती है। ऐसे ही हम डेली लाइफ में कई टाइप की कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम यहाँ पर रिलेशन का नाम देते हैं, राइट। चलिए, जैसे कि मान लो मेरे पास पुराने मैंने कैरेक्टर उठाए हैं रामायण से, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो हैं वो इससे परिचित रहेंगे, ठीक है। इस वजह से जो राम है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, है ना, दीज आर द सन, है ना, सन ऑफ दशरथ, राइट। दशरथ जो थे, राजा दशरथ, उनके ही 4 पुत्र थे। पहले जो उनके पुत्र थे सबसे बड़े श्री रामचंद्र जी, उनके बाद लक्ष्मण, उनके बाद भरत और दैट इज लास्ट में शत्रुघ्न, ठीक है। तो ये 4 जो बेटे थे या फिर जो पुत्र थे वो दशरथ के थे। तो इनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी रही। अब क्या हम कनेक्टिविटी इनके बीच में रखने के साथ साथ हम कुछ और भी कनेक्टिविटी इससे बना सकते हैं। जैसे जो सीता जी थी, सीता शी वॉज द वाइफ ऑफ राम, राइट। सीता जी जो थी वो राम की पत्नी थी, ठीक है। ऐसे ही लक्ष्मण वाज द ब्रदर ऑफ राम, राम जी के जो भाई थे वो लक्ष्मण थे, है ना। राम जी के भाई जो है लक्ष्मण भी बोले जाएंगे, है ना, भरत भी बोले जाएंगे, शत्रुघ्न भी बोले जाएंगे। तो ये सब कनेक्टिविटी एक दूसरे के एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के बीच में कनेक्टिविटी को ही हम रिलेशन बोलते हैं। वही चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, राइट। जैसे दशरथ, है ना, दशरथ वाज द फादर ऑफ राम, है ना। दशरथ जो थी वो रामचंद्र जी के पिताजी थे। कौशल्या वाज द मदर ऑफ राम, राइट। कौशल्या वाज द मदर ऑफ रामचंद्र जी, ठीक है। कौशल्या जो थी वो रामचंद्र जी की माता जी थी, है ना। इसी तरीके से हमने किसी एक कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से या एक ही कैरेक्टर है सारे के सारी जगहों पर, अलग अलग तरीके से मैंने उनको कनेक्ट किया है। जैसे एक बार वाइफ के साथ, एक बार ब्रदर्स एक सेंटेंस के साथ, एक फादर के साथ और एक मदर के साथ। यही जो चारों के चारों ऑब्जेक्ट हैं, यही जो चारों के चारों सेंटेंस हैं या इनको बोले कनेक्टिविटी, इन्हीं को ही हम रिलेशन बोलते हैं। अब यही कनेक्शन जो है वो कैरेक्टर के बीच में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है, नंबरों के बीच में हो सकता है, सेंटेंसेस के बीच में हो सकता है, डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आगे। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं, यानी कि अगर हमें 12th क्लास का रिलेशन अच्छा करना है तो थोड़ा सा 11th का जो बेसिक पोर्शन है वो आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑर्डर्ड पेयर, राइट। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर, यानी कि मैंने पेयर ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ क्या कर दिया, ग्रुप्ड में, यानी कि एक पर्टिकुलर दो मैंने कोई एलिमेंट लिए, है ना, उनको मैंने ग्रुपिंग कर दी, यानी कि एक साथ रख दिया। एक साथ रखने के साथ साथ क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में भी मैंने उनको रखा है, राइट। 2 ऑब्जेक्ट लिए मैंने, ठीक है। मैंने लिया एक सेब और उसके साथ ले लिया मैंने मान लो चाकू, तो है ना, दोनों चीज़ें अगर हमें ज़रूरी होती हैं। चाकू से काट के ही हम सेब खा पाएंगे, हालांकि डायरेक्ट भी खा सकते हैं, लेकिन वो मैंने उनको पेयर की फॉर्म में रख दिया है, राइट। तो उसी पेयर को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास शूज़ होते हैं,
शूज़, राइट। तो शूज़ जो होते हैं बच्चों पेयर की फॉर्म में ही होते हैं, जिसमें अगर हम किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की फॉर्म में ही उन शूज़ को पहनते हैं, राइट। लेफ्ट पैर वाला शूज़ होता है, राइट पैर वाला शूज़ होता है, उनको अगर हम इंटरचेंज करें तो नहीं पहन पाएंगे, राइट। उसका भी एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, करेक्ट। इसी तरीके से कोई भी मान लो अगर हम पेयर की चीज़ें अगर हम इस तरीके से पहनते हैं, जैसे लेडीज़ जो पहनती हैं, है ना, वो झुमके वगैरह पहनती हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है उस तरीके से, राइट। चलिए, ऐसे ही बच्चों अगर हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देना चाहें, ये तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास, ठीक है। अगर हम इधर एग्जाम्पल्स देना चाहें तो ये मेरे पास क्या है, जैसे मान लो ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास कोई बी। अब ए और बी की जगह पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है a, b। कोई नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर है 1, 2, ठीक है। कोई किसी का नाम हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो कोई ना कोई दो ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट्स को हमने कलेक्ट किया और हमने किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा दिया, तो वही बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों हम। अगला टॉपिक रहेगा इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, राइट। अगर हमें दो ऑर्डर्ड पेयर, देन द टू ऑर्डर्ड पेयर्स a, b एंड c, d। एक ऑर्डर्ड पेयर हमने a, b लिया, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमने c, d लिया, राइट। आर सेड टू बी, हम उसको इक्वल कहेंगे, आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d। यानी कि एक ऑर्डर पेयर हमारे पास a, b है, दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास c, d है। अगर ये इक्वल आपको बोलने हैं तो पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल हो, राइट। a इक्वल्स टू c हो और b इक्वल्स टू d हो। इस तरीके से अगर इक्वल होते हैं तो हम दोनों ऑर्डर्ड पेयर को बच्चों इक्वल ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं, राइट। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर वेरीफाई होती है, ठीक। अब इसके अंदर जैसे मान लो मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है बच्चों 1, 2, दूसरा दिया है हमारे पास 3, 5, राइट। अब ये ऑर्डर्ड पेयर आप कहें कि ये इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दोनों में से एक भी एलिमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आप एक और ऑर्डर्ड पेयर लें, जैसे 1, 2 ले लिया, यहाँ ले लिया 1, 3। क्या अब भी ये इक्वल है? अब भी इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए पहला पहले के बराबर तो है, लेकिन दूसरा दूसरे के बराबर नहीं है। इक्वल होने के लिए दोनों करस्पॉन्डिंगली बराबर होना जरूरी है, ठीक है। अगर मैंने लिया अगला 1, 2, दूसरा लिया बच्चों 1, 2, अब ये इक्वल हो सकते हैं। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। ये 2 है, √2 नहीं है, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट 2, ठीक। ऐसे ही मान लो अगर मैंने यहाँ पर लिया 2, 5, ठीक है। अब इसमें से मैं एक को मिसिंग करता हूँ। मिसिंग का मतलब इसको मैं एक अननोन नंबर लिख लेता हूँ, राइट। दूसरा 3, y ले लिया, राइट। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बच्चों इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 3 होगी, d के बराबर होगी, और y की जो वैल्यू है बच्चों वो 5 के इक्वल होगी। क्लियर? इस तरीके से बच्चों हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं। तो अगर उसके अंदर अननोन वेरिएबल भी दे रखे हैं तो आप उनकी वैल्यूज इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कंपेयर करके, राइट। चलिए आज हम आगे चर्चा करेंगे बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट का अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है तो उसके अंदर जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसी से ही रिलेशन डेवलप होगा, राइट। अगर हमें रिलेशन कनेक्ट करना है, रिलेशन को अच्छे से समझ पाना है, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का चक्कर समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले अगर हमें मान लो मेरे पास कोई दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, और कोई से दोनों के दोनों सेट जो है बच्चों को नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट हम बोलते हैं कि ऐसे सेट जिनके अंदर एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट होना जरूरी हो। एक एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। एक एलिमेंट कम से कम होना चाहिए और एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉन एम्प्टी सेट, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, राइट। आगे द कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी से, राइट। ए क्रॉस बी का मतलब सेट ए लिया था तो और दूसरा बी लिया था तो दोनों का हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर सेट पी ले रहे हो, आप क्यू ले रहे हो, दोनों का क्रॉस करना है तो पी क्रॉस क्यू हो जाएगा। अगर सेट आप एम एन ले रहे हो तो एम क्रॉस एन हो जाएगा, ठीक है। अब वो बनता कैसे है? इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेट ए के, कहाँ से बेटा? सेट ए से, एंड सेट बी डिफाइंड एज फॉलोज। यानी कि सेट ए के एलिमेंट उठाओ, सेट बी के एलिमेंट उठाओ, उनके ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाओ। पहले एलिमेंट को सब सेट जैसे मान लो सेट ए के अंदर दो एलिमेंट हैं 1, 2, सेट बी के अंदर भी 3-4 एलिमेंट हैं। जैसे 1 का अगर आप पेयर कराएंगे तो सारे एलिमेंट सेट बी के साथ आप पेयरिंग कराते चले जाइए, बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है। तो इसमें जैसे ए क्रॉस बी जब आएगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसका पहला एलिमेंट जो रहेगा बच्चों वो सेट ए से बिलोंग करेगा और जिसका दूसरा एलिमेंट जो रहेगा ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट बी से बिलोंग करेगा। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है।
अगर हम इस एक चीज़ और टॉपिक डिस्कस करें तब मैं इसके ए क्रॉस बी को भी डिस्कस करूँगा आगे एग्जाम्पल में। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट सेट। अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमारे पास दे रखा है दो सेट का तो उसको हम प्रोडक्ट सेट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे पहले। जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है बच्चों, इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3। दूसरा सेट बी है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 4, 5, राइट। अगर मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी करना है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी करने के लिए हर एलिमेंट सेट ए का मुझे रिलेट करना पड़ेगा सेट बी के साथ। तो मैंने पहले 1 का रिलेशन किया, यानी कि 1 को कनेक्ट किया किसके साथ, 4 के साथ। अगला बच्चों फिर 1 कनेक्ट हो जाएगा 5 के साथ। फिर अगला है बच्चों 2, तो 2 को भी ऐसे ही करके आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में 2 के साथ क्या ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, 4। अगला बच्चों 2 के साथ क्या ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5, राइट। अगला तीसरा एलिमेंट है मेरे पास 3 को भी ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 4 एंड 3 को अगेन अगले एलिमेंट के साथ कनेक्ट किया तो ये बन जाएगा 3, 5। दीज आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इस तरीके से हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। ये कंपलसरी है कि पहला वाला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ये पहले सेट से रखे जाएंगे, आप देख सकते हैं आप पहले सेट से रखे हुए हैं, और जो सेकंड एलिमेंट हैं वो हमारे सेकंड सेट से रखे गए हैं, तभी हम ए क्रॉस बी बोल पा रहे हैं, राइट। अगर मैंने उसको पलट दिया, बी क्रॉस ए कर दिया, बी क्रॉस ए उल्टा कर दिया, तो बच्चों ये सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर भी पलट जाएगा। ई कॉमा बी कॉमा ई करना है तो ये हमारा बन जाएगा 4, 1, राइट। इसको भी पलट देंगे तो ये बन जाएगा 5, 1, राइट। इसको पलट देंगे 4, 2, ये हो जाएगा 5, 2, ये हो जाएगा 3, 4 से 4, 3, और लास्ट ये बन जाएगा बच्चों 5, 3। इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर को अगर क्रॉस करते हैं, मतलब उसका अपोजिट कर देते हैं, बी ए क्रॉस बी का उल्टा बी क्रॉस ए कर देते हैं, तो मेरे पास जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। आप ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए निकालेंगे तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ठीक। आगे हम चर्चा करेंगे अगर इतना आ गया, क्योंकि रिलेशन जो कनेक्ट होता है वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही कनेक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर समझ में आ गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही रिलेशन निकल के आता है। अब देखो कैसे निकल के आता है। जैसे कि मान लो मेरे पास रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करूँ, रिलेशन आर बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। अगर मैं कोई रिलेशन स्थापित कर रहा हूँ सेट ए के साथ और सेट बी में, सेट ए से सेट बी में, रिलेशन को नाम देते हैं हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं बच्चों, है ना। आर कभी भी डिनोट किया जाए तो कैपिटल आर मतलब रिलेशन। अब कभी कभी दो जगह पर आर होती है, ठीक है। एक आर जब क्वेश्चन में दे रखी होती है तो एक इस तरीके से आती है रिलेशन आर, है ना। दूसरा आता है कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर, तो इस आर को क्वेश्चन में हमेशा थोड़ा सा डार्क कर दिया जाएगा। तो ये जो डार्क वाली आर होगी बच्चों वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो आर है बेसिकली, है ना, स्टार्टिंग रिलेशन आर ऑन डिफाइंड दिस, तो रिलेशन ये वाली आर जो है वो रिलेशन को डिनोट करेगी, ठीक है। तो दोनों आर से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आर है हमारे पास डिनोट करती है रिलेशन को, ठीक है। रिलेशन आर बिटवीन टू सेट्स नॉन एम्प्टी सेट, दोनों के दोनों सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स, और ए सेट और बी सेट, दो सेट लिए। तो सेट ए के साथ और सेट बी के साथ हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है। कैसे, अगर मुझे क्या करना पड़े, यहाँ पर पहले मैंने कर दिया इसका ए क्रॉस बी, सेट ए था और सेट बी था, दोनों का निकाल दिया बच्चों हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ आ गया, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही रिलेशन निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, जैसे मान लो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था, अभी मैं एग्जांपल और भी लूँगा, तो उसी को आगे देखो क्या कहा गया है, ये आर यहाँ से पढ़ेंगे आप, रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है। इस चीज़ को आप ब्रेक कर दो, है ना। रिलेशन आर यहाँ से पढ़िए, रिलेशन आर, फिर इसको ब्रेक कर दो, सब यहाँ से लेके इतना पोर्शन को हटा दो, क्योंकि ये जो है हमारे पास ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ेंगे, अ रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इतनी डेफिनेशन अगर आपको आ गई तो क्लियर हो पाएगा रिलेशन क्या होता है, ठीक। कि आर कोई रिलेशन है जो ए सेट बी सेट से लिया गया है और ए क्रॉस बी का ही वो सबसेट होगा, यानी कि ए क्रॉस बी का ही हिस्सा माना जाएगा कोई रिलेशन, ठीक। जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पर बच्चों दो सेट हैं, जैसे कि अभी मैंने ये लिए थे सेम इसी तरीके से, तो मैंने कहा मेरे बच्चों कि ए क्रॉस बी निकालो आप। तो ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे तो हर एक का ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से बनाते जाएंगे, 1, 4 एंड 1, 5।
दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा बच्चों हमारे पास 2,4 एंड 2,5, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आगे अगर हम बात करें, ये उठा देते हैं इधर से, इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो बच्चों 2,4 2,5 हो गया, अगेन आगे 3,4, अगला ऑर्डर्ड पेयर 3,5। ये 6 एलिमेंट्स हमारे 6 ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस सेट के अंदर माने जाएंगे, ठीक है। अगर इस सेट के अंदर की बात करें तो वैसे तो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, लेकिन इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही कोई रिलेशन आर हम बना सकते हैं, ठीक, तभी ये इसका सबसेट बोला जाता है। अब वो बनाते कैसे हैं? अब हम किसी ना किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के थ्रू, किसी रूल के थ्रू हम इसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैंने कहा कि कलेक्ट द ऑर्डर्ड पेयर बोथ आर ऑड नंबर्स, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर कलेक्ट करिए जो दोनों के दोनों ऑड नंबर्स हों बच्चों, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा सर इस केस में 1,5 हम ले सकते हैं, क्योंकि जो दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर्स हैं, राइट। और हम 3,5 भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये 3,5 दोनों नंबर्स भी ऑड हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम कोई भी डेफिनेट रूल के साथ, है ना, कलेक्शन, मैंने क्या लगाया इसमें रूल? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर व्हेन बोथ आर ऑड नंबर, दोनों के दोनों मैंने ऑड नंबर का कलेक्शन कर लिया, तो दोनों के दोनों ऑड नंबर हमारे इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने कहा कि ये पहला रिलेशन हो गया, मैंने कहा एक और रिलेशन बनाओ, तो आप कहेंगे सर और कोई प्रॉपर्टी लगा दो इसी तरीके से, जैसे मैंने ये मेथड लगाया एक, है ना। अब दूसरा कोई तरीका लगा दो, दूसरा कोई रूल इसमें फिट कर दो। दूसरा रूल मैंने कहा अगर जैसे ऑर्डर नंबर का एक आपने ऑर्डर पेयर लिए हैं ऐसे, आप इवन के लेके देख लो, तो इवन के क्या क्या आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? इवन का आ जाएगा 2,4, करेक्ट, और 2,5 ये नहीं आएगा, 3,4 नहीं आएगा, 3,5 तो आएगा ही नहीं, तो ये केवल एक निकल के आया, ठीक है। इसमें कौन से लिए? इवन। यहाँ पर कौन से लिए हमने? बोथ आर इवन नंबर, दोनों के दोनों कैसे नंबर लिए हमने? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इवन नंबर होने चाहिए, तो केवल एक ऑर्डर्ड पेयर निकल के आया, ठीक। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम इसी A क्रॉस B से कई रिलेशन निकाल सकते हैं। मैंने एक रिलेशन बनाया, दूसरा बनाया, ऐसे ही कई सारे रिलेशन बन सकते हैं। अब इस कई का मतलब ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट निकल आएंगे, इतने भी जितने हैं उतने, मतलब जितने अपनी मर्जी कर रहे हो उतने निकाल लो, नहीं, उसकी भी एक लिमिट होती है, राइट। उसकी लिमिट क्या होती है कि दो सेट के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालने हैं, वो हम कितने रिलेशन निकाल सकते हैं, उसका भी एक फाइनाइट आंसर होता है, ठीक। इसका आंसर हम आगे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर होगा, ठीक, ये वाला पॉइंट है, ठीक। उसको बाद में डिस्कस करूंगा, पहले वाले को, क्योंकि यही कनेक्ट हुआ है, तो इसके बाद यही पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए, है ना, फ्रॉम सेट कंसिस्टिंग ऑफ m एलिमेंट, कोई सेट ए लिया, फ्रॉम अ सेट ए और लिख लेते हैं यहाँ पर, कंसिस्टिंग उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं बच्चों? m एलिमेंट है ना, m एलिमेंट्स, टू अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स। मान लो किसी पहले सेट के अंदर m एलिमेंट है, दूसरे के अंदर n एलिमेंट है, उनका प्रोडक्ट करिए, 2 की पावर में रख दीजिए, 2 की पावर m इंटू n। जैसे मान लो अभी मेरे पास अभी हम पीछे क्वेश्चन पे जाएं, तो सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट थे मेरे प्यारे बच्चों, 1, 2, 3। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट थे मेरे प्यारे बच्चों? 4, 5 थे, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो बेटा ये हमारा 2 की पावर, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? सीधा फॉर्मूला 2 की पावर, पहले सेट के अंदर एलिमेंट काउंट कर लो कितनी है? 3, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट काउंट कर लो, इंटू करके लिख दो 2, ठीक है। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 6, जो कि होता है 64 के इक्वल। यानी कि अभी हमने पीछे क्वेश्चन जो डिस्कस किया था ये वाला, जिसके अंदर मुझे पता लग गया कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट है, मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो 6 एलिमेंट इसके अंदर, 6 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। तो सिंपल इसके अंदर से अगर मुझे इसके रिलेशन बनाने हैं तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला है वो हमारा सबसेट वाले फॉर्मूले से भी कनेक्ट होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, पावर सेट निकालने के लिए 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक। जितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उसकी पावर उतनी ही कर दो, सीधी 2 की पावर उतनी ही लिख दो आप इसी तरीके से, ठीक है। तो आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बता सकते हैं कि सेट ए से सेट बी के साथ कितने बनाए जा सकते हैं, राइट। अब पहले पॉइंट पर आ जाते हैं लौट के। अगर मान लो सेट ए और सेट बी दोनों एक जैसे हैं, सेट ए और सेट बी दोनों एक जैसे हैं, ठीक, देन द रिलेशन आर ऑन सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सिंपल सी बात है, जब अगर हमारे पास सेट ए
और 2 दूसरा सेट B, ये दोनों अलग अलग सेट होते हैं तो मैं A क्रॉस B करूँगा और कोई भी रिलेशन होगा उसको मैं बोलूँगा R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ये दोनों सेट एक जैसे हैं, इक्वल हैं, तो या तो मैं उसको A क्रॉस A लिख सकता हूँ या फिर मैं उसको B क्रॉस B लिख सकता हूँ। दोनों सेट अगर एक जैसे हैं तो, अगर ये दोनों सेट एक जैसे हैं तो या तो उनको A लिखा जाएगा, कोई A नाम दिया होगा, B नाम नहीं दे सकते, दे भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो अगर पहला सेट हमारे पास A ही है तो फिर दूसरा नाम हम क्यों चूज़ करें। तो इसका जो सबसेट होगा वही रिलेशन बोला जाएगा, यानी कि अब R किसका सबसेट माना जाएगा, A क्रॉस A का। तो यही चीज़ आप 12th क्लास में पढ़ोगे। 11th क्लास में आपने सबसेट पढ़ा था, सॉरी रिलेशन पढ़ा था, तो आपने पढ़ा होगा A क्रॉस B का ही सबसेट होता है रिलेशन। ठीक, अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो भी सेट होगा वो सेट A से A में ही डिफाइंड होगा, जो भी रिलेशन आएगा वो एक ही सेट के अंदर डिफाइंड होगा, अब आपको दूसरा सेट नहीं दे रखा होगा। ठीक, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया A क्रॉस A, उसका जो सबसेट होगा उसे ही हम यहाँ पर रिलेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर दूसरा सेट बहुत कम मिलेगा आपको। ठीक, 99% क्वेश्चंस में आपको सेम सेट ए ही मिलेगा, एक जैसा ही। राइट, चलिए आगे ये सेकंड पॉइंट डिस्कस हो चुका। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने तो 2 की पावर m इंटू एन। एम जो है वो हमारे पास पहले सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, दूसरे सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, उसको n बोला जा रहा है। ठीक, काउंट करके आप पावर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे आता है बच्चों कि इफ़ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, अगर कोई रिलेशन a कॉमा बी r में क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, देन a इज़ रिलेटेड टू b, उसको बोला जाएगा कि अगर कोई मान लो रिलेशन R है, ठीक है, अगर वो बिलोंग कर रहा है, मतलब उसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर आ रहा है A कॉमा B, उसको बोला जाता है कि A रिलेटेड टू B, A B से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक, एंड इट इज़ रिटन एज दिस, A रिलेटेड टू B। ठीक है, सॉरी इसको काटना नहीं था हमें, क्योंकि रिलेटेड टू लिखा है तो ओनली R लिखना है। ठीक, आगे इफ़ A कॉमा B डज नॉट बिलोंग्स, अगर A कॉमा B उसके अंदर नहीं है, इस रिलेशन के अंदर A कॉमा B है, ठीक, तो A रिलेटेड टू B लिख दिया। अगर A कॉमा B इसके अंदर नहीं है, जैसे यहाँ पर दिया C कॉमा D, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, A जो है वो B से रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, A डज नॉट रिलेटेड टू B एंड इट इज रिटन एज A डू नॉट रिलेट विद B। A जो है वो B से रिलेट नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब A कॉमा B उसके अंदर होगा तो A रिलेट टू B लिख पाएंगे। अगर किसी रिलेशन के अंदर A कॉमा B नहीं है तो उसको हम लिखेंगे A डज नॉट रिलेट टू B, सिंपल। ठीक, आगे बात करेंगे बच्चों हम डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज क्या होती है, तो डोमेन अगर हम बच्चों बात करें तो किसी भी रिलेशन के अंदर, ठीक है, पहले किसी की डेफिनेशन देखते हैं। द डोमेन ऑफ द आर इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर। किसी भी रिलेशन आर के अंदर, जैसे मान लो मेरे पास आर कोई रिलेशन था, उसके अंदर मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिए इसी तरीके से, है ना, 2,4 2,5। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास जो रिलेशन आर है उसका जो पहला एलिमेंट है, उसका जो पहला एलिमेंट है मेरे प्यारे बच्चों 1, इसके बाद 2, है ना, सेट है तो इसमें हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। ठीक, तो इसको बोलेंगे हम डोमेन। और रेंज क्या होगी, रेंज सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज के अंतर्गत आते हैं बच्चों मेरे पास 4,5, क्या आ जाएंगे 4,5, सिंपल। ठीक, डोमेन और रेंज क्लियर है। अब मान लो मेरे पास कोई रिलेशन आर निकल के आया है, ठीक है, यहाँ पर चलो रेंज की डेफिनेशन भी यही देखो, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द सेकंड सेट से जो भी इमेजेस बन के आ रही हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, यानी कि बी वाले एलिमेंट्स, उन सबको हम क्या बोल देंगे, रेंज ऑफ आर बोल देंगे। राइट, आगे कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन है ना, सेकंड सेट, पूरा का पूरा सेकंड सेट को हम क्या बोल सकते हैं, कोडोमेन बोल सकते हैं, क्योंकि A क्रॉस B जब हमने किया होगा, है ना, तो सेट ए भी रहा होगा क्वेश्चन में और सेट बी भी रहा होगा। रिलेशन जब मैंने निकाला होगा इसके अंदर से, ये तो मेरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। जब मैंने कोई रिलेशन निकाला तो हो सकता है कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाए रिलेशन के अंदर, हो सकता है 1-2 आए, हो सकता है 2-3 आए, 4 आए, 6 आए, जो भी आए। ठीक है, तो उसके अंदर से जो भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर निकल के आ रहे हैं, तो पहला एलिमेंट तो हमारे पास रेंज डोमेन हो गया, सेकंड एलिमेंट रेंज हो गया। अब जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्डर्ड पेयर निकल के आ रहे होंगे, हो सकता है कि एक आध ऑर्डर्ड पेयर उसमें रह जाए, और उसी कारण बस जो बी सेट है उसके अंदर से भी जो रेंज निकल के आती है वो सारे एलिमेंट नहीं आ पाएंगे कभी कभी रेंज के अंदर। ठीक, तो अब अगर हम बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन जो होती है वो पूरा का पूरा सेट बी होता है। अब इसमें कोई भी एलिमेंट रेंज में आ रहा है, कितने एलिमेंट आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा सेट बी जो है वो हमारी रेंज के अंतर्गत आता है। तो पूरा का सेट जो बी है वो हमारी कोडोमेन बोल दी जाएगी। कोडोमेन क्या बोली जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो सेट सेकंड वाला होता है उसको हम कोडोमेन बोल देते हैं। ठीक, और सिंपल सी बात, इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे तो जो डोमेन होती है वो पूरी की पूरी सेट ए नहीं बोला जाएगा, लेकिन सेट ए के अंदर से जो भी एलिमेंट्स यहाँ रिलेशन के अंदर आ रहे हैं, है ना,
होगा तो रेंज के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी से लिए जाएंगे, लेकिन जो रेंज के अंदर एलिमेंट्स हैं सेट बी से लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि सारे एलिमेंट रेंज के अंदर आ जाएं, हो सकता है एक आध एलिमेंट सेट बी के अंदर रह जाए। इसी वजह से जो कोडोमेन होती है वो पूरा का पूरा सेट बी होगा और रेंज जो है वो सेट बी से ही निकाली जाएगी। हो सकता है सारे एलिमेंट आ जाए, हो सकता है एक दो एलिमेंट आए, ठीक है। इसी तरीके से हमारी डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाली जाती है। इसको थोड़ा सा क्लियर और करेंगे अगर नहीं हो पाया है तो। जैसे मान लो मेरे पास सेट ए है बच्चों, दूसरा सेट बी है 1 2 3 4 5 ले लिया, 6 ले लो। अब इसको अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो ऐसे करके मुझे एक एक एलिमेंट का अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर बनाना पड़ेगा। लेकिन मैंने कोई रिलेशन बनाया तो उसके अंदर मेरे कुछ ऑर्डर्ड पेयर आ गए। जैसे क्या आया बच्चों, 1,4 आ गया, है ना। जैसे मैंने कहा कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लीजिए जिनका सम कितना आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 आएगा तो वो हो जाएगा मेरे पास 1,4, ठीक है। अब मैं 1,5 भी ले सकता हूँ क्योंकि मुझे 5 जो सम जो चाहिए वो 5 चाहिए और 6 चाहिए, ठीक है। अब कौन से ऑर्डर पेयर इस कैटेगरी में आते हैं, तो 2 के साथ क्या आ सकता है बच्चों, 2 के साथ 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो 6 होता है, ठीक। अब अगर हम 2 के साथ 5 लेंगे तो वो 7 हो जाएगा, 6 लेंगे तो वो 8 हो जाएगा, ये नहीं आएंगे। 3 के साथ 4 लेंगे तब भी नहीं आएगा क्योंकि वो 7 हो जाएगा। 3 के साथ 5 8 हो जाएगा, 3 के साथ 6 9 हो जाएगा। तो इसके बाद यही मेरे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर निकल के आती हैं जो इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनका सम 5 आए और 6 आए, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से निकाल लिए। अब इसके अंदर जो डोमेन होगी मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन होगी वो पहला एलिमेंट 1 1 और 2 है। इसको हम एक ही बार लिखेंगे 1 को, बाकी मेरे पास 2, ठीक। अब मेरे पास जो रेंज आएगी मेरे प्यारे बच्चों, रेंज क्या आएगी 4 5 और ये भी 4 है, तो रेंज आ गई बच्चों 4,5, क्लियर। इसी वजह से आगे अब हम बात करें, देखो डोमेन जो हो सकता है कि मुझे पूरे एलिमेंट मिल जाए, हो सकता है कुछ रह जाए। तो डोमेन में मुझे 1,2 मिला और 3 रह गया, रह जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन के अंदर से डोमेन निकलती है, सेट ए और सेट बी के अंदर से नहीं निकलती। रेंज जो होती है वो रिलेशन के अंदर से निकलती है, सेकंड ऑर्डर पेयर सेट बी से ही निकलती है, लेकिन वो पूरा का पूरा सेट नहीं होता। पूरा का पूरा सेट जो होता है बच्चों उसे ही बोलते हैं हम कोडोमेन। वो भी कौन सा वाला सेट, सेकंड वाला सेट। सेकंड वाला सेट के सारे एलिमेंट कोडोमेन के अंदर आएंगे। आप सीधा 4,5,6 लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से इन चीज़ों को अगर हम क्लियरिफाई करें तो डोमेन सबसेट होती है ए की, रेंज सबसेट होती है बी की, ठीक। और पूरा का पूरा सेट भी होता है उसे कहते हैं हम कोडोमेन, ठीक। डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। इस पर डिपेंडेंट लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है, फंक्शन पे आए थे हालांकि, ठीक है। चलिए देन टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर बात करें तो यही अब स्टार्ट होती है हमारी जर्नी 12th क्लास की। लेकिन ये जो 2 रिलेशन है वो 11th के ही हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है वो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहला टाइप हमारे पास एम्प्टी रिलेशन, राइट। एम्प्टी रिलेशन सिंपल सी बात है कि अगर कोई रिलेशन आप निकाल रहे हो ए क्रॉस ए से या ए क्रॉस बी से, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर नहीं आए तो उसको कहेंगे सिंपल एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अ रिलेशन इन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि कोई भी ना तो ए का एलिमेंट ए से रिलेट कोई भी ना कर पाए, यानी कि पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, कोई भी आपस में रिलेशन ना बन पाए, उसको कहेंगे एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। यानी कि मैंने कोई रिलेशन निकाला और कोई ऑर्डर्ड पेयर उस कैटेगरी में फिट नहीं हुआ तो मेरे पास खाली सेट रह गया ये रिलेशन का, तो इसे ही कहेंगे हम एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। आगे अच्छा है बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन जैसे नाम से ही अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल का मतलब ऐसे रिलेशन जिसके अंदर ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए आप कर रहे हो, जो भी रिलेशन उसके अंदर से निकाल ले तो सारे के सारे रिलेशन उसके अंदर आ जाए, सारे के सारे उसके अंदर रिलेशन आ जाएं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट ले लिया 1,2, दूसरा सेट ए ही लिया मैंने, उसको भी सेम ही लेंगे, फिर ये सेम है तो मैंने ए क्रॉस ए निकाला बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1,1, अगला आ जाएगा 1,2, इसके बाद आ जाएगा बच्चों 2,1 और ये 2,2, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक आर रिलेशन बनाइए, जो कि आपको ऐसा रिलेशन बनाना है जिनके जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका सम करें तो 2 आए और 2 से ज़्यादा है, ठीक। द सम ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज 2 और ग्रेटर देन 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक। तो सम ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि अब मेरे पास देखो 1,1 आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसका जोड़ होता है 2, उसके बाद आ जाएगा 1,2, क्योंकि इसका आंसर होता है 3, क्योंकि 2 से ज़्यादा भी चाहिए हमें, फिर 2,1 भी आ जाएगा, इसी तरीके से 2,2 भी आ जाएगा। तो सारे के सारे ऑर्डर पेयर किसी रिलेशन के अंदर आ जाते हैं, उसको ही हम बच्चों यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं,
ठीक है, यही चीज़ रिलेशन में बोली गई है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए का जो भी एलिमेंट है वो ए के जितने सारे एलिमेंट है वो आपस में सब एक दूसरे से कनेक्ट कर जाएं तो वो रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है, राइट। दैन दिस इज द रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। ये रिलेशन हमारा तीसरा रिलेशन होता है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, लेट ए बी अ सेट, कोई एक हमारे पास कोई सेट ए है, देन द रिलेशन आई, इसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं जनरली, आइडेंटिटी रिलेशन है तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आगे यूनिवर्सल है तो उसको यू से करते हैं ना, बेसिकली आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई से कर देते हैं, ठीक। देन उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सेम होने चाहिए, ए कॉमा ए, ठीक। और जो दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करेंगे उसी सेट से, ठीक है। ये भी जरूरी है, ऐसा नहीं कोई और भी सेट ले लिया उसमें, ए सेट है तो ए से बिलोंग करेंगे, ठीक। ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। अब इन दूसरी भाषा हम समझेंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ी सी अटपटी है, ठीक है, इसमें देखेंगे। इन अदर वर्ड अ रिलेशन आई, जिसको हम आइडेंटिटी रिलेशन आई से डिनोट कर रहे हैं, जो कि सेट ए में डिफाइंड है, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इटसेल्फ ओनली लगा है। इटसेल्फ ओनली का मतलब यानी कि इटसेल्फ का मतलब अपने आप से रिलेट करेगा, जैसे, और ओनली का मतलब क्या है कि केवल और केवल अपने आप से ही करेगा, किसी दूसरे से नहीं करेगा। जैसे मेरे पास कोई सेट है ए, ठीक। अब मुझे कोई आर रिलेशन बनाना है तो इटसेल्फ रिलेशन मतलब कि दोनों एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, 1,1 फिर आया 2,2 और ये 3,3, केवल यही ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर कैटेगराइज होते हैं, लाई करते हैं, तभी हम इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोल पाते हैं। कब बोल पाते हैं, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, हर एलिमेंट, ये भी नहीं है कि मेरे पास 1,1 लिखा है, 2,2 लिखा है, 3,3 नहीं लिखा, तब भी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट है, राइट, सारे के सारे अपने आप से रिलेट करने चाहिए। एवरी लिखा है इसमें, एवरी एलिमेंट, ठीक है। और ओनली भी लिखा है, ओनली का मतलब अपने आप से ही रिलेट करें, इसके अलावा किसी और से रिलेट नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं केवल अपने अपना अपना भला सोचते हैं, किसी दूसरे का बुरा हो रहा हो भला हो रहा हो, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है ना, सेल्फिश टाइप के लोग। तो दिस इज द सेट ऑफ सेल्फिश, यानी कि इसको रिलेशन को हम सेल्फिश रिलेशन भी बोल सकते हैं। केवल ये अपने आप से मतलब रखता है, जो भी एलिमेंट है वो केवल अपने आप से मतलब रखेंगे, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखेंगे। तो इस टाइप के रिलेशन को बच्चों हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, ठीक। आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट रिलेशन है, अभी ये 12th क्लास में जो मेन टॉपिक है, यानी कि मेन रिलेशन, अगर आपको यही आगे वाले तीनों रिलेशन आने वाले हैं वो सब समझ में आ गई, अगर वो आपको क्लियर हो पाए तो पूरी 12th की रिलेशन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक। जिसमें सबसे पहला है मेरे प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो जैसे आइडेंटिटी रिलेशन था उसी का ही पार्ट है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या जरूरी है कि कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। रिफ्लेक्ट होने का मतलब जैसे लाइट अगर हमारी सामने जा रही है तो बैक होकर लाइट पीछे आए, इसमें भी हमारी सेम इमेज बनेगी। सेम इमेज का मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से ही रिलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सेल्फिश टाइप का नहीं है। ये सेल्फिश टाइप का क्यों नहीं है, क्योंकि जब हवाई जहाज में अगर मान लो कोई अनाउंसमेंट होती है ना, लैंडिंग करने से पहले या कोई खतरा होता है तो उस समय क्या अनाउंसमेंट होती है कि सामने वाले की पेटी बांधने से पहले आप पहले अपनी पेटी बांधिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांधिए, ठीक है। क्योंकि अपनी आप सेफ्टी आपने रख ली तो फिर आप सामने वाले का हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये रिलेशन आपको क्या बताता है कि पहले अपने ऑर्डर्ड पेयर को कंप्लीट करें, अपने ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि सेट ए के अंदर मान लो मेरे पास 1, 2, 3 तीन हमारे पास क्या है, तीन हमारे पास एलिमेंट है। तो अगर मुझे कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर बनाना है तो पहले तो ये अपनी पेटी बांधेगा। अपनी पेटी बांधने का मतलब अपने अपने रिलेशन जो अपने अपने जो भी एलिमेंट हैं एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, अपने आप से ही रिलेट करते आनी चाहिए। पहला काम तो ये करना है, यानी कि आइडेंटिटी इसके अंदर होना जरूरी है। आइडेंटिटी का मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना जरूरी है। फिर अगर चाहे तो ये किसी और ऑर्डर्ड पेयर को भी अपने अंदर अलाउ कर सकता है। अगर ये हो गया मतलब ये तीन ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आ गई, अगर इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं तो हर एक का अपने अपना रिलेशन बन गया, तो इसके बाद अब ये किसी ऑर्डर्ड पेयर अगर इसके अंदर आ रहा है तो उसको अलाउ कर देगा, ये नहीं मना नहीं करेगा। ये सेल्फिश टाइप का नहीं है, क्योंकि इसका पहले अपना काम बन गया, बाकी फिर कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट, ठीक। तो इसी तरीके के रिलेशन को मेरे प्यारे बच्चों हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, जिस रिलेशन के अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होता है, लेकिन इसमें ओनली नहीं लगा है। ओनली नहीं लगा इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अपने अपने एलिमेंट्स तो रिलेट करेंगे ही,
कोई एक आध ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट भी आ सकता है, तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। और यही डिफरेंट एक दूसरे में, यही जो डिफरेंस है वो आइडेंटिटी को और रिफ्लेक्सिव को अलग अलग करता है। आइडेंटिटी में हर एक का अपने साथ रिलेशन होना कंपलसरी है, और रिफ्लेक्सिव में अपने साथ तो कंपलसरी है ही, लेकिन कोई ऑर्डर्ड पेयर अलग डिफरेंट भी आ सकता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की तरफ आएंगे। ऑन द सेट ए, जैसे मैंने कोई रिलेशन बनाया, ऑन द सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहाँ ओनली नहीं लगा हुआ है, यानी कि हर एलिमेंट सेट ए का अपने आप से रिलेट करेगा। ठीक है, देन आर इज रिफ्लेक्सिव, तो इसका मतलब एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे के सारे उसी रिलेशन के अंदर बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए इज बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है कि ए एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, वो दोनों के दोनों एक जैसे आने चाहिए, तीनों, है ना। अब 3 एलिमेंट है तो तीनों के ऑर्डर फिर एक जैसे होंगे, 4 होंगे तो चारों एक जैसे हों। ठीक, एक आध इसमें एक्स्ट्रा हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, एवरी एलिमेंट यानी कि ए रिलेटेड टू ए, इस तरीके से इसका रिलेशन बनता है, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, जो भी एलिमेंट है उनका। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आगे बात करेंगे बच्चों हम सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट रिलेशन। ठीक है, जैसे होते हैं ना, एक तो भाई है, वो एक पॉजिटिव एकदम होता है और दूसरा भाई उसका जस्ट एकदम नेगेटिव होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, उल्टा पुल्टा, है ना, 2 अक्षर 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, आप इधर से भी पढ़ो, जैसे मान लो मेरे पास कोई नाम है जहाज, है ना, आप पढ़ो जहाज, इधर से पढ़ेंगे तब भी जहाज है, इधर से पढ़ेंगे तब भी जहाज है। हालांकि ये जो ए है ना, 1 जो मेरे पास दंड मात्रा लगी हुई है ना, ए की, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, लेकिन इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो जहाज ही रहेगा दोनों तरफ से। ठीक, तो ऐसे ही जो हमारे पास रिलेशन है, तो इसी को वेरीफाई करने के लिए, जैसे मान लो मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन है, तो सिमेट्रिक रिलेशन को हम कैसे वेरीफाई करते हैं या कैसे समझते हैं कि अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई भी रिलेशन आर है सेट ए में, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, उसको हम सिमेट्रिक बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। कब बोलेंगे बच्चों, जब ए कॉमा बी, यानी कि ए कॉमा बी ये दोनों सेम हो, अलग अलग हो, अलग बात है ना, मैंने अलग अलग लेके चल रहा हूँ, यानी कि 1, 2 ए कॉमा बी की जगह 1, 2 है। किसी रिलेशन के अंदर अगर 1, 2 लाई करता है तो इसका मतलब उसका उल्टा भी उसी के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, अब ए कॉमा बी लिया तो उसका उल्टा बी कॉमा ए हो गया। ठीक, अब अगर मैंने यहाँ पर 1, 2 लिया है तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2, 1 जो इसी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक, यानी कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर 1, 2 है तो उसका अपोजिट रिलेशन 2, 1 अपोजिट ऑर्डर्ड पेयर उसी के अंदर आना जरूरी है, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे दिख जाए आपको, तभी उसको हम सिमेट्रिक बोल पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा, जैसे मान लो किसी रिलेशन के अंदर आपको मिलेगा 2, 3 तो उसका उल्टा 3, 2 भी उसी के अंदर लाई करेगा, तभी वो मेरे प्यारे बच्चों सिमेट्रिक बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे रिलेशन जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कोई आर रिलेशन ले लिया है जो जिसके अंदर 1, 2 है और फिर ले लिया आपने 2, 1 फिर एक और ले लिया 2, 3, तो आपने देखा कि सर हम 1, 2 का उल्टा हमने ढूंढ लिया 2, 1 है तो सही, तो क्या ये सिमेट्रिक हो जाएगा? मैंने कहा बेटा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बच्चों? क्योंकि इसका तो नहीं हो ना, 2, 3 का उल्टा कहाँ है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका आपस में अपोजिट रिलेशन हर एक ऑर्डर्ड पेयर का होना जरूरी है। मान लो 1, 2 है तो 2, 1 इसका हो गया, क्लियर है, लेकिन 2, 3 का उल्टा कहाँ रहा इसके अंदर? 2, 3 का उल्टा 3, 2 भी अगर इसके अंदर आ जाए तब ये रिलेशन सिमेट्रिक बन जाएगा। तो सिमेट्रिक होने के लिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन उसके अंदर वेरीफाई करने चाहिए। ठीक, अगर ए कॉमा बी है तो उसका उल्टा बी रिलेटेड टू ए उसके अंदर होना जरूरी है। अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी रिलेट ए से करना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बातें हैं। जैसे मान लो सेट ए था 1, 1 है ना, सेट ए ये तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ले लिया हमने। ठीक है, हम यहाँ से सेट लेते हैं सिंपल, 1 ले लिया इसके अंदर एलिमेंट, फिर ले लिया मैंने 2। ठीक, अब मैं इसके अंदर से कोई रिलेशन आर बना रहा हूँ बच्चों, है ना। जैसे मैंने बना दिया पहले 1, 1 और 2, 2। ठीक, तो क्या ये हमारा सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1, 1 उसका उल्टा करेंगे तब भी 1, 1 आएगा, तो वो 1, 1 तो पहले से है ही, सेम 2 बार तो लिखेंगे नहीं सेट के अंदर। फिर मैंने लिया 2, 2, ये भी इसके अंदर उसका उल्टा करेंगे तब भी 2, 2 आएगा, तो ये भी हमारा कैसा रहेगा? सिमेट्रिक रहेगा। ठीक, अब अगर इसके अंदर मैं 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर बढ़ा दूँ, जैसे मैंने कहा बच्चों कि अब ले लो 1, 2
ठीक है। फिर उसका उल्टा 2,1 भी होना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उनका आपस में देखना पड़ेगा कि उसका उल्टा अपोजिट हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर उसी रिलेशन के अंदर है या नहीं। अगर नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, अगर है तो वो सिमेट्रिक होगा। सिंपल सी बात। ठीक, चलिए आगे हम चर्चा करेंगे बच्चों। लास्ट दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। अब 3 ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो हम उसको कैसे आप एक दूसरे में इसको उसका कनेक्टिविटी निकाल पाएंगे, कनेक्शन उसका देख पाएंगे। कैसे देख पाते हैं? लेट मान लो मेरे पास कोई सेट ए है, ठीक है, लेट ए बी एनी सेट एंड अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। अगर कोई रिलेशन आर है जो किसी में डिफाइंड है ए सेट में, इज सेट टू बी ट्रांजिटिव, उसको हम ट्रांजिटिव कब बोलेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर पहला ऑर्डर्ड पेयर दूसरे से बिलोंग करता है एंड दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मेरे प्यारे बच्चों दूसरा ऑर्डर्ड पेयर तीसरे से बिलोंग करता है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारा तीसरे से, यानी कि पहला दूसरे से हो गया, दूसरा तीसरे थे, तो इसका मतलब पहला और आखिरी भी उसी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर और आखिरी वाला, पहला वाला एलिमेंट है ना और इसका आखिरी वाला एलिमेंट, ये भी आपस में बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, किसी भी रिलेशन के अंदर अगर मेरे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी 3 एलिमेंट है, तो पहले का दूसरे के साथ रिलेशन होना चाहिए, वही रिलेशन बी का सी के साथ, यानी कि दूसरा तीसरे के साथ होना चाहिए, तो वही रिलेशन पहला और आखिरी का भी होना जरूरी है। जैसे इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक लाइन है ना, जो ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये दूसरी लाइन है जो भी ये भी पैरेलल है, एक और लाइन है बच्चों ये भी इसके पैरेलल है। ठीक है, अब मैंने कहा कि लाइन 1 और ये लाइन 2 नाम दे दिया, इसको लाइन 3 नाम दे दिया, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं? मुझे पता है L1 L2 के, L2 L3 के, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि L1 इज़ पैरेलल टू L2? बिल्कुल कह सकता हूँ कि पैरेलल हैं। एंड मैंने ये भी कहा कि L2 इज़ पैरेलल टू L3, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों L1 जो है वो L2 के पैरेलल है और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है, तो क्या पहली वाली लाइन L1 L3 के भी पैरेलल होगी? बिल्कुल पैरेलल होगी। पहली दूसरे के पैरेलल है, दूसरी तीसरी के पैरेलल है, तो पहली भी आखिरी के पैरेलल होगी, यानी कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 3। तब ये रिलेशन कैसा माना जाता है? ट्रांजिटिव माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं एग्जाम्पल की मदद से। लेकिन आगे हम इसके अंदर थोड़ी सी चर्चा और करें तो इसका एक स्पेशल केस होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा यहीं थोड़ा सा फंस जाता है। स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस क्या होता है बच्चों ट्रांजिटिव के लिए? ट्रांजिटिव का स्पेशल केस ये होता है कि जब हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर मैंने देखा ए कॉमा बी है, ठीक है, अब उसी रिलेशन के अंदर जैसे रिलेशन आर है, इसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है केवल और केवल ए कॉमा बी, ठीक है। अब आपने देखा कि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर का एंड किस एलिमेंट पर हो रहा है? बी पर हो रहा है, तो बी पर एंड हो रहा है, तो बी से ही स्टार्ट होने वाला एक और कोई ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर है, ठीक है। जैसे बी कॉमा अगला एलिमेंट ले लिया मैंने, ए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, अगला जरूरी नहीं है कि सी ले, दूसरा एक और ले लिया सेम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी, सेकंड एलिमेंट जहाँ खत्म हो रहा है वहीं उसी से स्टार्ट होने वाला कि कोई एक और ऑर्डर्ड पेयर है, तब हम देखेंगे कि पहला और आखिरी उसके अंदर है या नहीं है। तब हम देखेंगे कि पहला और आखिरी, यानी कि पहला भी ए है दूसरा भी ए है, तो ये ऐसे बनना चाहिए। लेकिन अगर मान लो अगर उसके अंदर केवल और केवल ए कॉमा बी है, यानी कि अब मुझे कंपैरिजन कराने के लिए सेकंड ऑर्डर पेयर है ही नहीं, यानी कि जो एंड हमारा हो रहा है किस पे? बी पे, तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर है ही नहीं उसके अंदर, दूसरा ऑर्डर पेयर मैंने लिया ए कॉमा सी, तो ये स्पेशल केस की वजह से भी ट्रांजिटिव बोल दिया जाता है। इसको ही हम ट्रांजिटिव की स्पेशल केस बोलते हैं। सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। 3 एलिमेंट है, पहला दूसरा और तीसरा, पहले का तीसरे के साथ जाके कनेक्शन देखना है, तो वो कनेक्शन देखने के लिए या पता करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि पहला हमारा एलिमेंट जो है वो दूसरे से रिलेट करा, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट हमारे पास, पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेट करा, फिर दूसरा एलिमेंट हमारा तीसरे से रिलेट किया, राइट। तो तभी हम देखेंगे कि पहला एलिमेंट जो है वो तीसरे से रिलेट करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पेयर इस तरीके का है। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर पेयर है ही नहीं तो फिर हम कंपेयर किससे करेंगे? तो कंपेयर करने के बाद के लिए मेरे पास कोई सेकंड ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों हम इसको स्पेशल केस की वजह से ट्रांजिटिव बोल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेकंड ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तब हम तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, मुझे पता है कि मेरे पास 3 बंदे हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है।
इसकी फाइट इसके साथ होनी चाहिए लास्ट में, हमने ये थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया। पहले की फाइट हमारी दूसरे के साथ हुई, तब दूसरे की फाइट हमारी तीसरे के साथ होगी, तो फिर हमारी पहली फाइट लास्ट वाले कैंडिडेट के साथ होनी है, ठीक है। लेकिन अगर पहली फाइट के दौरान हमने देखा कि पहली वाली फाइट के दौरान भी दूसरा वाला कैंडिडेट आया ही नहीं, वो कंपटीशन में ही नहीं है, तो हम कैसे देख पाएंगे कि मुझे आखिरी वाले के साथ फाइट करनी है? नहीं देखेंगे बिल्कुल। हमने देखा कि सेकंड वाला ऑर्डर पेयर यानी कि सेकंड वाली कहानी हमारी खत्म ही नहीं हुई, यानी कि ये हमारा ऑर्डर, ये वाला एलिमेंट यानी कि ये वाला जो हमारा कैंडिडेट है वो लड़ने आया ही नहीं, तो फिर हम कह देंगे कि ये हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि ये नहीं लड़ने आया तो वो अगला वाला भी हमारा लड़ने का उसका कोई मन नहीं है, ठीक है। या फिर मान लो कि वो उससे हम लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सेकंड वाला जो टास्क है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया, ठीक। तो इसकी वजह से हमारे पास जो ट्रांजिटिव जो हमारा रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव बोल दिया जाता है स्पेशल केस की वजह से, ठीक है। कभी भी हमारा सेकंड जो ऑर्डर्ड पेयर है, पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारा A, B आ गया, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर अगर यहाँ एंड हो रहा है इसका एलिमेंट B, तब हमारा B, C है, तभी हम देखेंगे कि A, C उसके अंदर है या नहीं। लेकिन अगर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर उसके अंदर है ही नहीं, तो स्पेशल केस की वजह से केवल A, B को ही, या A, B यहाँ पर है, ठीक, और A, C भी है, इसको ही हम ट्रांजिटिव बोल देंगे ड्यू टू द स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिविटी, ठीक है। इसमें देखा आपने A, B, अब B से एंड हो रहा है तो B से कहीं स्टार्टिंग होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है नहीं है, छोड़ो। अब A और C देखा आपने यहाँ से, इसका भी देख लेते हैं। देखो A, C देखा, इसका एंड हो रहा है C पे, तो क्या C से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है? नहीं है। तो स्पेशल केस की वजह से ये पूरा जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ये पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव बोल दिया जाएगा। ये लास्ट पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो एक दो बार आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें, अच्छे तरीके से समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो लास्ट हमारा एक और रिलेशन आता है बच्चों, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन R जो किसी सेट A में डिफाइंड है, देन इट इज सेड टू बी इक्विवेलेंस, कैसे बोला जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव, अगर वो रिफ्लेक्सिव है, अगर वो सिमेट्रिक है और अगर वो ट्रांजिटिव है, तब वो इक्विवेलेंस भी बोल दिया जाएगा। अगर कोई रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, अगर कोई रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है सॉरी सिमेट्रिक भी है और मेरे प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव भी है, कोई भी रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, तब उस रिलेशन को हम मेरे प्यारे बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस, ठीक। कंपल्सरी क्या है? तीनों अगर उसके अंदर वेरीफाई करने चाहिए, तीनों में से अगर एक भी वेरीफाई नहीं करता है तब हम उसको इक्विवेलेंस नहीं बोल पाएंगे। चाहे वो रिफ्लेक्सिव में से, तीनों में से, चाहे वो किसी भी एक रिलेशन को वेरीफाई नहीं करता होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों रिलेशन का वेरीफाई होना कंपलसरी है, राइट। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चंस की जो सीट है बाद में उसकी वीडियो